हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन द वीडियो और स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें और वो सारी चीज़ों में है एसएससी सीजीएल का जो मॉक होता है उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो उसी के ऊपर है और इसमें मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की हैं कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। बहुत टाइम भी लगा इस वीडियो में और ये वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी सारी चीज़ें एंड उसके बाद मैं एक अपना ओलिव वाला जो लाइव टेस्ट था 9-10 मार्च वाला था शायद 8-9 वाला, तो उसको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे वीक पॉइंट होते हैं, कहाँ पे आपको क्वेश्चंस को स्किप करना होता है या कहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। ठीक है, और देखो, जो भी लोग हो चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होगी और अगर उसका सही से एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, टेंशन ना लो, है ना। और देख लो प्राइवेट ग्रुप वालों, जो भी हो ये इसको सही से देख लो। ठीक है, सारे मॉक में ये स्ट्रेटेजी तुम्हें लगानी है। हम्म फुह। और हाँ, ये पैर से पैर हटा लो और बिस्तर में से खड़े हो जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए, लाइफ चेंजर हो सकती है वीडियो तुम्हारे लिए अगर सही से देखोगे समझ लोगे तो। ठीक, चलो भाई लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, दिल थाम के हो जाओ तैयार, cause we are going to dive in। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले ये देखो, एसएससी सीजीएल प्री मॉक टेस्ट 200 सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉक टेस्ट जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये रहे अपने 200 मार्क्स। ठीक है, ओके, अब ये अपन काम नहीं करेगा ना, अब काम करेगा। ओके, ठीक है, तो सीजीएल का मॉक टेस्ट होता है 200 नंबर का। और देखिए, कोई भी मॉक टेस्ट हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें इतने ही मार्क्स आते हों, 200 एंड 1 आवर, ठीक है, जो आता हो 1 आवर का और 200 मार्क्स का, आप उसमें ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने सीजीएल में 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये 200 नंबर का होता है। चलिए अब देखते हैं हम इसमें सबसे पहले चीज आती है कि आप किस लेवल पे हो। ठीक है, आप बिगिनर हो या आपने मॉक लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, है ना। तो वहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि जब आप मॉक लगा रहे हो तो आपको मॉक को एनालिसिस में कितना टाइम लगना चाहिए। एनालिसिस का टाइम जो है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमें जानना है कि कितना होना चाहिए ये टाइम, एनालिसिस वाला टाइम। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग पूछते हो कि सर एनालिसिस के टाइम में 30 मिनट लें, 1 घंटा लें, उस हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बिगनर हो ना, तो बिगनर हो तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस फेज में आप लोग लर्निंग फेज में होते हो, चीज़ों को सीख रहे होते हो। ठीक है, आप नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस, नए मेथड्स को सीख रहे होते हो, तो इसमें आपको टाइम लगता है, तो आपको एनालिसिस करने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा, ये देखिए, इसको स्टार्टिंग में आप जब 0 से 30 मार्क्स तक चले गए ना, तो आपको 1.5 आवर से लेके 2 आवर तक टाइम लग सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो प्लस स्पीड बिल्ड कर रहे हो, तो टाइम लगता है उसमें, है ना। देन आते हैं हम, जब आप 30 मार्क्स लगा चुके हो, तो 30 से जब आप 60 की तरफ चलते हो ना, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल विद मॉडरेट एनालिसिस। इसमें क्या होता है ना कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझना शुरू करने लग जाते हो। ठीक है, आप देखने लग जाते हो कि हाँ, किस क्वेश्चन को मुझे कहाँ पे स्किप करना है, कहाँ पे किस क्वेश्चन को मुझे लिखना है, नोट डाउन करना है कॉपी में, इस हिसाब से। ठीक है, तो आपका एनालिसिस टाइम यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट 60 मिनट्स। ठीक है, इस लेवल में
60 मिनट्स आपका होता है टाइम। पेन चेंज करता हूँ यार, ये वाला लेते हैं, है ना। एंड फिर आते हैं हम लोग 60 मॉक्स। जब आप 60 मॉक्स दे लेते हो ना, या 50 से ऊपर दे लेते हो, तब आप एडवांस लेवल पर आ जाते हो, ठीक है। फिर आपका जो एनालिसिस टाइम होता है ना, वो घट के बस 30 मिनट हो जाता है, 30 मिनट्स, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा आपको कैसे एनालिसिस करना है। आप जब देखोगे पूरी वीडियो तो आपको पता चलेगा कि एंड में मैं जो मॉक टेस्ट है उसको लूंगा और उसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप 50 मॉक दे लेते हो ना, और उसमें हर तरह के लेवल आ जाते हैं, अगर डिफरेंट लेवल्स, जैसे कोई इजी भी होगा, कोई हार्ड भी होगा, मॉडरेट लेवल, सारे लेवल कवर कर लेते हो, आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए 50 मॉक के बाद, ठीक है। प्री के 50 हो तो प्री के लिए रेडी हो, मेंस के 50 हो तो मेंस के लिए, ठीक है। ये बना रखा मैंने, देखो 1.5, 30 माँ एंड 60 एंड 50, ठीक है। तो 50 मार्क्स दे लोगे तो आप रेडी टू गो हो, अगर आप हर लेवल के दे रखे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। ये है अपना स्टार्टिंग, जब हम लोग, अच्छा ये देख लो हम लोग ये वाला, अच्छा पहले इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये वाला मॉक जो हम एनालिसिस करेंगे ये वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें 191.5 थे, तो इसको एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है, एंड में। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है चीज़ें, ठीक है। तो अब आता है कि मोक के एनालिसिस के पहले होता है, जैसे आप मान लो ये मोक है, सपोज लेट्स से ये मोक है, अरे इधर लिखता हूँ इस तरफ, लेट्स से ये मोक है ना। तो मोक के पहले भी कुछ होता है, मोक के बाद भी कुछ होता है, ठीक है। हम सारी चीज़ देखेंगे एकदम बिल्कुल, कि आप बोलोगे कि वाह सर मजा आ गया, ठीक है। तो मोक के पहले क्या होता है, जब हम मॉक देने बैठते हैं तो उससे 2 या 3 मिनट हम लोग कुछ दिमाग में सोचते हैं, ठीक है। ये मैं बताता हूँ और मैं करता भी हूँ जब मैं मॉक देता हूँ, आपने देखा भी होगा वीडियोज में, है ना। तो 2 से 3 मिनट अपने को आराम से शांत रह के सोचना होता है। क्या सोचना होता है, वीक पॉइंट्स, कि जब भी मैं मॉक देता हूँ तो कहाँ पे अटकता हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं स्लो हो जाता हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी टेस्ट का फॉर्मेट होता है ना, कि हार्ड क्वेश्चन सबसे पहले दे दिए, इजी क्वेश्चन बाद में दे दिए, या बीच में मिक्सअप कर दिए, तो मैं उनमें स्टक हो जाता हूँ। या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि कभी कभी जब मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ और क्वेश्चन आ जाते हैं जो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद होता है आर्ट ऑफ स्किपिंग, ठीक है, कि आपने टाइम मैनेज किस हिसाब से किया। अगर आप स्किपिंग करना सीख गए ना, जैसे मैं करता हूँ वीडियो में, आप भी कहते हो सर हमें भी ऐसा सीखना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना होता है, कि ऐसा नहीं एक क्वेश्चन पे 5 मिनट दे दिया और एक क्वेश्चन को तुम 2 सेकंड ही दे पाए बस, ठीक है। कई बार होता है हम लोग पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते, बाद पता चलता है कि क्वेश्चन तो बहुत आसान था, हम्म, है ना। एंड देन स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआई, सीआई, जो भी तुम्हें लगता हो, या ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो उसको पहले पिक करना अपने को, ताकि आगे का पेपर आसान हो हमारे लिए, ठीक है, प्रेशर कम बने। उसके बाद होता है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जैसे कई बार आपने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने में लगे होंगे कि हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाए थे, आप अटक गए उसको उसमें, है ना। तो आपको वो रिकॉल करना है क्वेश्चन, और उसको आपको कैसे टैकल किया था ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेशर में हम लोग थोड़ा सही से रिकॉल नहीं कर पाते चीज़ें, है ना। तो पहले रिकॉल करना है पास्ट टेस्ट फेलर्स, ठीक है। ये सेम चीज़ है लगभग, कि जैसे, सॉरी, कि जैसे हमने पास्ट में टेस्ट जो भी दिया था, तो वहाँ हमें कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी थी, या हो सकता है बीच में कभी कभी कीबोर्ड वीबोर्ड ही खराब हो जाता है, तो उन चीज़ें भी हमें देखनी है, ठीक है। प्रीवियस बैड एनकाउंटर्स, ठीक है। तो वही है कि जिस तरह से के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और उनमें अटक जाते हैं, तो उनको हमें एक बार में नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग के को में कभी नहीं करना, उन्हें हमें स्किप करना होता है, क्योंकि भले ही हमें वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर हम उस पर स्टक हो गए ना, तो हमारे ऊपर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार होती है एग्जाम में, प्रेशर,
क्योंकि डर लगता है हमें क्वेश्चन गलत ना हो जाए, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इतना सरल पेपर आ गया, या किसी टॉपिक में हम लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि चलो ये तो कैसा क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे, बट वो क्वेश्चन भी हार्ड हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, जो टाइम ले ले स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस वजह से ये भी सही नहीं रहता। हाई एंजाइटी लेवल, ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि जब आप एक ऐसे एग्जाम में बैठे हो जहां आपको आपकी एक पूरी ज़िंदगी संवर सकती है सरकारी नौकरी से, आपकी फैमिली में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकती है, तो ऑब्वियसली एंजाइटी रहेगी वहाँ पे, है ना। तो जैसे हम मॉक में बहुत सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन वहाँ नहीं कर पाते हैं डर की वजह से। टू एक्साइटेड और टू नर्वस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कभी कभी हम लोग जब देखते हैं कि 3-4 क्वेश्चन बहुत ईजी आ गए हैं तो हम लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो बहुत आसान है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कभी कभी 3-4 क्वेश्चन लगातार हार्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो हमको देख कर नर्वस हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब तो ये पेपर गया मेरे हाथ से। तो ठीक है, ये नहीं करना, अपने अपने को पूरा एकदम इस तरह से पेस रखना है अपना, ठीक है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होना फ्लक्चुएट क्वेश्चंस को देख के, ठीक है, क्योंकि यही एक्चुअली यही कंडीशन चेक की जाती है कि जो विपरीत कंडीशंस होती हैं और कंडीशंस में हम लोग कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो एक्साइटमेंट और नर्वस को थोड़ा दूर रखना उस टाइम, ठीक है। तो ये था ऑब्वियसली पूरा टेस्ट प्रिपरेशन आपकी, और परफॉर्मेंस दोनों को आपको मैच करना होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखना इन सभी को मैं अप्लाई करके बताऊंगा, जो लॉ मैंने मॉक दिया था ना उसमें, है ना। उसके बाद होता है पोस्ट मॉक टेस्ट रिव्यू प्रोसेस, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक मॉक होता है अपना, इसका पेन बदलते हैं, लाओ, नहीं ये नहीं लेंगे यार, ये लेते हैं। एक मॉक होता है अपना, तो उसके 2 से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 से 5 मिनट स्टार्टिंग वाले हमने देख लिए हैं, अब आता है 5 मिनट बाद वाला प्रोसेस, ठीक है। तो जो आपने मॉक लगा दिया है, सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको कुर्सी से उठना नहीं है, ठीक है, वहीं बैठे रहना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। क्या करना है आपको, सबमिट मॉक टेस्ट, द मॉक टेस्ट इज कंप्लीटेड एंड सबमिटेड, ठीक है, हो गया। उसके बाद 5 मिनट आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, ठीक है। थिंक ओवर द टेस्ट, कि आपको सोचना है कहाँ पे मैंने लेग किया है, कहाँ पे मैं फंसा था, कहाँ पे कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं है, तो उनको रिकॉल करने की कोशिश करनी है आपको। बस 3 या 4 क्वेश्चन ही रिकॉल हो पाएंगे उस टाइम, ठीक है, लेकिन जितना हो सके आपको जोर लगाना अपने दिमाग में, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चंस, गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस इन द टेस्ट, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी थे ना, कोशिश करनी है तो 1 से लेकर 100 तक पूरा आप गो थ्रू हो पाए। ये हो नहीं पाओगे आप, लेकिन आपको फुल ट्राई करना है, जिससे कि आप मैक्सिमाइज कर पाओगे चीज़ों को इसमें, नहीं तो अगले वाले टेस्ट में आप कर पाओगे फिर, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, वो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में बैठेंगे कि यहाँ पे मैं अटका था, यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। आइडेंटिफाई स्टक क्वेश्चंस, ठीक है, फाइंड वेयर यू फेस डिफिकल्टीज, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस था, जैसे मैं सारे एग्जांपल दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ों का एग्जांपल आपको मिलेंगे जब मैं मॉक का एनालिसिस करूंगा। तो आपको देखना होता है कि कहाँ पे आप स्टक हुए थे, किस पॉइंट पे आपका माइंड ब्लैंक हो गया था, कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ चला जाए, या किस कैलकुलेशन में आप अटक गए थे, या कहाँ पे आपको लगा कि ये बहुत हैवी हो रहा है क्वेश्चन और मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, या कहाँ पर आपको लगा कि इस क्वेश्चन को स्किप करने में भलाई है। ये सारी चीज़ें अपने को देखनी होती हैं, ठीक है। कहाँ पे आप 5 मिनट तक लगे रहे फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाया। फाइंड सॉल्यूशंस, अटेम्प्ट टू सॉल्व द आइडेंटिफाइड डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने जो भी आइडेंटिफाई किया है उनको पहले तो 5 मिनट के अंदर में सॉल्व करने की कोशिश करो उधर ही, लेकिन अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो उस वाले में, ठीक है, जो भी दे रखे हैं मोग वालों ने। देन अपने सॉल्यूशन ड्राइव करने की कोशिश करो। अगर किसी ग्रुप में, जैसे तुम प्राइवेट ग्रुप वाले हो ना, पेड ग्रुप वाले, तो तुम्हारे लिए तो बहुत सारे सॉल्यूशन मैं ही दे दूंगा। तो आप जिस भी ग्रुप में हो, उस ग्रुप में आपको कोशिश करनी है कि जितना भी हो सके तरह तरह के सॉल्यूशन लेने हैं, ठीक है, और उसमें से ट्राई करना है कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा, है ना। लास्ट वाली स्लाइड तो है नहीं ना, इसमें दूसरी तो दूसरी वाली देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद का प्रोसेस बताता हूँ, फाइंड सॉल्यूशन के बाद क्या करना है। इसके बाद आपके पास तीन तीन चार वो होते हैं, ठीक है, कि एक तो होता है सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं क्वेश्चन के, बेसिकली 3 से 4, है ना, अगर आप सही से चीज़ों को पूछें, सही ग्रुप में जुड़े हुए तो, है ना। तो आपको होता है एक सॉल्यूशन होता है जो शॉर्ट टेस्ट होता है, शॉर्ट टेस्ट, ठीक है।
एक सॉल्यूशन होता है जो बेसिक होता है, बेसिक इन द सेंस कि आप किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते। एक क्वेश्चन होता है जो आपको क्लिक करता है फास्ट, ठीक है, क्लिक फास्ट। तो आपके पास जब ये तीनों सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, तो आपको ट्राई करना है मॉक में कि आप मॉक में कौन सा यूज कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट होता है मॉक में अगर वो रिलेवेंट है तो आपको देखना है, ये तीनों मेथड देखने हैं। पहले आपको देखना है कि कौन सा आपको स्ट्राइक किया था सबसे पहले, है ना, और उसके बाद देखना है कि क्या आप शॉर्टेस्ट मेथड से कर पाए थे या बेसिक से कर पाए थे या कोई और मेथड था, है ना। 2 या 3 टेस्ट या 3 बार क्वेश्चन देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड है जो मेरे लिए बेस्ट है। उस मेथड में खासियत होगी कि वो आपको बहुत जल्दी क्लिक करेगा, जैसे आपने वैल्यूज देखी आपका पेन चलना चालू हो जाएगा। प्लस वो मेथड स्मूथ भी होना चाहिए, उसमें बहुत सारी कंडीशंस नहीं बननी चाहिए, है ना। वो मेथड ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत सारे प्रेशर में भी उसको यूज कर पाए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो अपने को देखनी चाहिए, ठीक है। ये होती है अपनी स्ट्रेटजी, है ना, किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वो तो देखो, ये तो हो गया मॉक, अगेन मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको, ये तो हो गया मॉक, ये हो गया प्री 5 मिनट्स, ये हो गया पोस्ट 5 मिनट्स, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो 2-4 वो जो भी मॉक स्ट्रेटजी होती है वो कैसे अपने को मॉक को एनालाइज करना है, ठीक है। मेनली अब जब मॉक देने के बाद, वो तो 5 मिनट थे, वो 5 मिनट थे, अभी जो बचने वाला 1 घंटा है ना, जहाँ पर 1 घंटा लगने वाला, वहां कैसे करना है चीजों को। देखिए सबसे पहले होता है कि आप मॉक देते हो ना तो आपका स्कोर फ्लक्चुएट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आप 2 या 3 दिन में मॉक दोगे ना तो आपका स्कोर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 2 या 3 नंबर। लेकिन आप अगर एक दिन में 3 मॉक दोगे ना, 3 से 4 मॉक, जो कि हमारे प्राइवेट ग्रुप में बहुत हार्ड साले आते हैं टारगेट्स, तो अगर आप उस हिसाब से दोगे ना तो आपको पहले चीजें दिक्कत आएंगी, आपका स्कोर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी वो वाले क्वेश्चन आएंगे जो सही होते रहते फिर भी गलत हो जा रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, वो कंडीशंस आपको देखनी है ना, कि कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो या कहाँ पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आके मैं अटक जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। 2 या 3 बार हिट करेगा ना क्वेश्चन तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। तो उसके अगेंस्ट आपको रेस्पॉन्स बनाना है कि किस तरह से होगा। जैसे मान लो एक मल्टीप्लीकेशन आ गया 45 × 33, अब इसको देख के 3-4 चीज़ें आती हैं, हो सकता है 45 थे 135 और फिर 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 3 8, 3 और 1 4 और 1, ठीक है, एक ये मेथड हो गया। अगर आपको 45 का पारा तो मुझे पूरा ही आता है, ग्रुप में सब कुछ पता हुआ मैंने, ठीक है, तो ऐसे भी कर लो 45 थे 135, 13 135 और 38 48, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेथड वो भी लगा सकते हो जो आप करते हो, तिपति 15 की 5, तिपति 15 की 5, 3 चौक 12 और 1 13, उसके बाद मल्टीप्लाई फिर दोबारा से 135, तो 5 5 और 3 8, 3 और 4 1, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आ रही है ना, लेकिन आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, एक रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी बनाती है कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो मुझे किस हिसाब से चलना है, ठीक। और हाँ, टेंशन ना लो, ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन वाली ये कैलकुलेशन की वीडियो में ले आऊंगा, थोड़ा टाइम कम मिल पाता है मुझे, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही है ना, नहीं आ पाती हैं। और टाइम भी लगता है ना, अच्छी वीडियोस में टाइम लगता है बनाने में, सोचनी पड़ती हैं चीज़ें सही से, है ना, ताकि सारी चीज़ें दे पाएँ, है ना। तो इस तरह से होता है। देन हम लोग बात करते हैं टॉपिक कवरेज की। तो टॉपिक कवरेज का सीन ये होता है कि किस मॉक में कहाँ तक चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है, कि आपको वहाँ से देखना होता है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर क्वांट में हो तो कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, रीजनिंग में कहाँ तक जा रही हैं, जीएस में कहाँ तक जा रही हैं, है ना, जिस हिसाब से भी आपको लग रहा है कि यहाँ तक मुझे कवर करनी चाहिए। उसके बाद होता है एक्यूरेसी प्लस स्पीड। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो एक्यूरेसी नीचे होती है, एक्यूरेसी बढ़ाते हो तो स्पीड नीचे होती है, ठीक है। और ये सबके साथ होता है, सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे चीज़ें संतुलन में आएंगी,
है ना, बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी कि आप जब भी ट्राई करोगे स्पीड से चलने का तो दो एक सिली मिस्टेक आपकी होंगी स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद आते हैं पीयर कंपैरिजन, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हमारा ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप पेड ग्रुप जो भी है, तो इसमें हम लोग मान लो 10 लोग हैं, अगर हम लोग देख रहे हैं कोई भी मैं टारगेट दे रहा हूँ तो आप सब लोग उसके फोटो डालते हो ना, तो वो इसीलिए डालते हैं कि आपको पता चले कि औरों का कैसा सीन चल रहा है और आपका कैसा चल रहा है, आप कितना आगे पीछे हो लोगों से, ठीक है। तो अपने को एक बेंचमार्क सेट करना होता है उस हिसाब से कि यार मुझे एटलीस्ट प्री में 150 तो लाने ही लाने, इतना लेवल मेरा है, या 135 लाने ही लाने, या परसेंटाइल का बेस ले लो 90% तो लाने ही लाने, ठीक है, इस हिसाब से। क्वेश्चन टाइप्स, देखो क्वेश्चन टाइप्स अलग अलग रहते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, वर्बल होते हैं, तो आपको डिसाइड करना होता है कि किस तरह से क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। जो प्रॉब्लम करते हैं उनको आपको पीछे के लिए छोड़ना होता है, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन वाइज टाइम और ओवरऑल टाइम। देखो प्री में क्या होता है, 4 टॉपिक्स, 4 होते हैं ना अपने, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो आपको अकॉर्डिंगली चीज़ें करनी होती हैं। आपको जीएस में कम टाइम देना होता है, मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है, और रीजनिंग इंग्लिश में मॉडरेट, ठीक है। तो मैं बता दूंगा अभी थोड़ा और। चलो इसमें बता देता हूँ ओवरऑल एग्जाम टाइमिंग कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से भी। जैसे अगर आपका 1 घंटे का है, वो है, अगर मॉडरेट है तो आप इसको एटलीस्ट 55 मिनट तक कर दीजिए, है ना। इजी है तो आपका ये 40 मिनट में हो जाना चाहिए, एंड हार्ड है तो आपको 1 घंटा लग सकता है पूरा, ठीक है। इसको यार 50 मिनट भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, 50 मिनट, ठीक है। तो इस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। और सेक्शन वाइज देखो, अब देखो हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे मेरी मेरी तो खैर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें स्ट्रांग है, पर जिसकी जो स्ट्रांग होती है ना उसमें उसको कम टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से एक एवरेज बच्चे को देखो जीएस में लगना चाहिए 4 से 5 मिनट, ठीक है। देन इंग्लिश में लगना चाहिए 10 से 15 मिनट, क्योंकि देखो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मैं उसको 5 मिनट में भी कर लेता हूँ, लेकिन नॉर्मली 10 से 15 मिनट लग सकते हैं आपको। देन रीजनिंग यहाँ से ले लेते हैं। रीजनिंग आपको लगना चाहिए 15 से 20 मिनट। अगर अच्छी रीजनिंग आ गई, थोड़ी सीरीज का क्वेश्चन अच्छे आ गए, या थोड़ा बहुत पजल आ गया, तो 15 से 20 मिनट। अब क्वांट में आपको लगना चाहिए 25 से 30 मिनट, ठीक है। देखो जीएस का फिक्स होना चाहिए 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा इसमें नहीं देना है। मैथ में 30 मिनट, 25-30 मिनट लग जाते हैं एक एवरेज बच्चे के। रीजनिंग और इंग्लिश इसमें इंटरचेंज होती हैं चीज़ें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में कम टाइम लगेगा, रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग में कम टाइम लगेगा, ठीक है। देन आते हैं हम लोग स्टडी प्लेन एडजस्टमेंट, ठीक है। कैसे होता है ये कि अगर आपके वीक टॉपिक्स हैं तो आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जैसे किसी भी हम मॉक क्यों देते हैं, अपनी वीकनेस जानने के लिए। जब भी अपने को पता था कोई चीज़ हमारी वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है ना। उसके बाद होता है स्ट्रेंथ मेंटेनेंस। अगर आपकी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो उसको आपको ये नहीं पूरा छोड़ दें, ठीक है, कि वीक पे ही पूरा फोकस कर दें। आपको उसको मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन इन द सेंस कि अगर आप वीक टॉपिक के 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो स्ट्रेंथ वाले के 2 करो, जिससे कि वो मेंटेन रहेगा आपके दिमाग में ना, चैप्टर और सारी चीज़ें। एंड लास्ट आता है अपना परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, ठीक है। इनकरेक्ट टॉपिक्स, टारगेटेड रिवीजन। इनकरेक्ट टॉपिक्स का मतलब क्या होता है कि ये टॉपिक्स हैं मेरे जिसमें मुझे दिक्कत आ रही है, सपोज SICI, प्रॉफिट लॉस, या फिर ज्योमेट्री, है ना, अलजेब्रा, जो भी हो, जो भी आपको लग रहा है जहाँ दिक्कत आ रही है उसको, उस टॉपिक को नोट डाउन करो, उसको आपको स्किप करना है फर्स्ट गो में, एंड देन दूसरे गो में करना, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने इस चैप्टर को किया हुआ है ना। और जो भी ग्रुप वाले हो, मेरे ग्रुप वाले, वो तुम लोग ग्रुप में बता दिया करो कि सर मुझसे ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या इसका अलग से मुझे कुछ चाहिए, तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टारगेटेड रिवीजन यही है कि जैसे आपको लगता है कि यार मेरे ये टॉपिक वीक हैं, मैंने इनको कर लिया है, या इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं कर लेता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, तो उनको आपको एक पन्ने में या कॉपी में रखना है। जब मैं आप मॉक दे रहे हो ना, मॉक से जस्ट पहले उनको देख लेना है, जिससे आप उससे गो थ्रू हो जाओगे तो वो मेथड आपके दिमाग में चला जाएगा थोड़ी देर के लिए,
जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो आप उसको कर लोगे, और जैसे आप एक बार उस क्वेश्चन को सही कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा और आप बहुत सही हो जाओगे। देखो अभी वीडियो 24-25 मिनट की हो चुकी है, लेकिन और ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी हमने एनालिसिस तो किया ही नहीं है, ये तो चीज़ें हैं जो आपको समझाई जा रही हैं। ठीक है। हम्म। अब आते हैं हम लोग मॉक टेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कुछ, ये लास्ट वाली एक स्लाइड है, एंड में देखेंगे इसको। उसके पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये है अपना मॉक, है ना। 9 मार्च 9 मार्च 2025 को था ये। इफ़ यू आर वाचिंग इन 2026, 27 और 28। ठीक है, सो जस्ट टू लेट यू नो, है ना। तो देखो इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन। तो अब मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और आपको कैसा करना चाहिए, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। देखो ये क्वेश्चन है ना। अभी मुझे एनालिसिस करने में लगता है 25 से 30 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, अगर कोई मॉक बहुत ही अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन आ गए जब 25 से 30 मिनट मुझे लग जाते हैं, 25 से 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे मॉक भी दिया हुआ हूँ और एक्सपीरियंस भी है मुझे, है ना। देखो अब इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें दो एक केस हो सकते हैं, या तो एक क्वेश्चन आपसे हो जाता है या आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, नॉर्मली इस क्वेश्चन को बस अरेंज करना होता है, तो इसमें टाइम लगना है आपको 30-40 सेकेंड, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो बस इसकी लैंग्वेज एक बार देख लो और इसको आगे बढ़ो। ठीक है, और इसमें आगे नेक्स्ट कुछ नहीं करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन, अब देखो ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, आई मीन कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई पैटर्न है जो मुझसे नहीं हो पाता है क्लिक, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो ऐसा। और अगर आपको लगता है पूरा टॉपिक वीक है तो इसके पूरे टॉपिक का एक लगा सकते हो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें मेरे लिए कुछ नया नहीं था, तो शायद जल्दी भी हो गया था ये 20 सेकंड में। तो कुछ नहीं था, एच की वैल्यू यहाँ यहाँ इस हिसाब से था, तो कुछ नया नहीं था मेरे लिए। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें भी कुछ नया नहीं था, सीधा जा रहा था रिटर्न एज दिस दिस, तो बताओ, है ना। तो इसमें भी कुछ मेरे लिए न्यू नहीं था, तो मैंने इसको जाने दिया। हम लोग अब एनालिसिस करना है, ठीक है, कैसे करना है देख लो। इसको फुल कर दूँ तो भी कोई फायदा नहीं है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, यान कॉटन शर्ट। ठीक है, तो इसमें इससे ये बनना है, इससे ये बनना है, तो इसमें कुछ रटने वाला या कुछ देखने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट चलो, ये भी इजी होता है ना। अब देखो ये सीरीज थी, आसान थी, तो कुछ नया लॉजिक नहीं था, तो इसको चलो जाने दो। ये स्कार क्यूब था तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला इजी था, इसमें 2 × -3 × तो देखो मेरा 39 है, यहाँ भी 39 है। तो मतलब आपको देखना होता है कि कहीं आपने ज़्यादा टाइम लिया है, कोई और अच्छा मेथड उसका है, इस हिसाब से देखना है। ठीक है, और अब मेरा हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया है क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ। इसमें भी कुछ नया नहीं था। जब तक आपको कुछ नया ना लगे या कुछ ऐसा ना लगे कि हाँ इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो आपको उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, एक्चुअली रीज़न है इसकी आसानी थी, तो कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, सारे क्वेश्चन सीधे हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे टाइम लगा था, देखो 111 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन इजी था, बट एक्चुअली इसमें कुछ अलग से ये दे रखे थे ना, तो मुझे लगा इसमें कुछ और होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ से इसको मिला देंगे, देखो ये ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों आप आमने सामने, तो ये ऊपर और ये नीचे ऐसा है। तो मैं मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था, ये पहली बार देखा डायग्राम, इस वजह से इसमें टाइम लगा था। तो ये सबके साथ होता है। ठीक है, मुझे देखो 111 सेकंड लगे हैं इसमें। 19वां क्वेश्चन, 20वां, 21वां। देखो इसमें कुछ ऐसा नोट करने वाला नहीं है, बट ये था कि इसमें आर डबल आर ट्रिपल आर इस तरह से था, तो आपको नई लॉजिक क्लिक किया हो तो आप इसको लिख सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या होता है ना, -1 + 1 -1 + 1 इस हिसाब से होता है, या फिर वोवेल और उसमें होता है कंसोनेंट में। तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई, तो मैं इसको छोड़ूंगा। अब इसमें देखो ये क्या होता है, स्क्वायर +3, ये करके है, तो कुछ नया नहीं है इसमें। सीधा सम क्या हुआ और कुछ नहीं है, तो कोई नया नॉलेज करें तो इसको छोड़ेंगे सीधा।
इस वाले में कुछ नहीं है, ठीक है। जीएस हम सब सेकंड में देखेंगे। हाँ, एक और बात बताता हूँ मैं आपको, क्वांट लेंगे इसके बाद। पहले तो मैं पानी पी लेता हूँ। लो भाई, पी लो, पियो तो। ओह, थक गया, गर्दन में भी हल्का दर्द हो रहा है, वेट। अबे मैं, चलो कोई ना। ओके, तो मतलब ऐसा होता है कि आपको ये भी देखना होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखना होता है आपको कि चारों सब्जेक्ट में तो आप कौन सा पहले एनालिसिस करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि वो मोक वाला ही मेथड यहाँ पे भी आपको ट्राई करना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप कर लोगे ना, आपको लगेगा थोड़े कम बचे हैं, तो आपको एनालिसिस करने का मन ज़्यादा लगेगा। तो पहले आपको लगे ना कि जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं या जो आपसे थोड़ा गलत हुए थे, है ना, गलत, तो उनको आप पहले करिए। या जो भी सेक्शन आपको लगे कि इजी है, जैसे इसमें रीजनिंग इजी था, तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा अपना एनालिसिस, जिससे कि मेरे 25 क्वेश्चन बहुत जल्दी एनालाइज हो जाएंगे और मुझे दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। और ऐसा भी लगेगा कि 25 क्वेश्चन कर लिए, है ना। अब देखो, इस वाले में एक्यूट के अंदर होता है, ऑब्ट्यूज के ऊपर होता है, बाहर। तो इस वजह से ये उल्टा पुल्टा दिया था बस, तो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। दे वाला था, नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखो, हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली थी। ये 1070 है, तो मैंने इसको क्या किया था, -1050 लिख के और फिर यहाँ पे करके फिर इसकी वैल्यू पुट करी थी, जो कि बहुत लेंदी हो गया था। इसमें क्या करना था, इसमें 360 तो 2π-70, और इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी कर सकते हैं 2π-20 और उसके बाद 90-20 लिख देंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ सीखने को मिली है यहाँ से, पहली चीज़, है ना। और अगर आपको अब इसको क्या है ना, कभी आप एक दो मॉक से पहले इस क्वेश्चन को देखो और दिमाग में याद रखो कि इस तरह से करना है, ठीक है। अभी देखो, मॉक में आपको जैसे आए ना उस मेथड से चलना है, बस आप थोड़े कॉन्फिडेंट होने चाहिए उस मेथड के साथ। तो ये ऐसे इसका सॉल्यूशन था, तो सभी लोग अटके होंगे उसमें, मैक्सिमम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रेशियो था, नॉर्मल, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये ट्रिपेजियम वाला था, नॉर्मल फॉर्मूला है। अब देखो ये वाला एवरेज वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, दो चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो देखो, ये एवरेज वाला क्वेश्चन ये आता रहता है हमेशा, है ना। इसका मतलब कोई धर्म ईमान नहीं है, हमेशा आता रहता है, ठीक है। 46, 50 इन सबको जोड़ के और जो भी आ रहे हैं उनको जोड़ के और डिवाइड कर दो, बस खत्म, है ना। ये आता रहता है, उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन इसको देते रहते हैं, फेवरेट है ये, है ना। तो आपको इस हिसाब से चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगी थी, ये जो मैं वीडियो में बता हुआ हूँ मैथ रिविजन वाली में, तो ये वाली 90, यहाँ से ये 90, है ना। तो ABCD, तो क्या होता है ये, BD बराबर CD इंटू AD, और BD क्या होता है, AB इंटू BC अपॉन AC, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है CD इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन AC, ठीक है। तो सारे अगर आपको याद हैं तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर लोगे, है ना। नहीं तो आप भटकते रह जाओगे, सिमिलरिटी लगाते रह जाओगे। तो इस तरह से आपको रिवाइज कर लेना है, जो भी चीज़ नहीं याद आ रही है उससे रिलेटेड वीडियो देख लेनी है ना। इसीलिए आपको एक गाइडेंस का ग्रुप बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे आप देख पाओ, पूछ पाओ कि मैं यहाँ पर अटक रहा हूँ। अगर कोई नॉर्मल एलिगेशन का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा दर्द हो रहा है, ज़्यादा बोल रहा हूँ कंटिन्यू शायद, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। फॉर्मूला सीधा टू पाई आर एच, यहाँ से इसको जोड़ दो लाइन को, सबसे सीधा हो जाता है, क्लियर, है ना। इसकी तरफ सॉल्यूशन ये बताया हुआ हूँ मैं, है ना, इक्वल इक्वल होते हैं तो। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसमें इस क्वेश्चन को मैंने कर लिया था 100 सेकंड में, लेकिन मतलब और भी जल्दी हो गया था शायद, लेकिन यहाँ पे मेरा आ रहा था एग्जाम में 63/105,
नहीं नहीं 65 आ रहा था मेरा ऊपर, है ना, और इस वजह से मैं अटक गया था। तो मैंने इसको उस टाइम किया था, मेरे पास लगभग 10 मिनट बची होंगी, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, बाद में आके किया था। 2-3 बार इसको देखा तो यहाँ पता चला कि 65 नहीं 63 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है अगली बार बॉक्स से पहले, कि मैं ऐसी गलती कर देता हूँ कभी कभी, तो मुझे गुस्सा में नहीं आना है या ईगो पर नहीं लेना है, ठीक है। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसी गलती कर देता है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये लेंदी है बहुत, तो इससे डर जाएंगे कि कितना परसेंटेज क्या जाए, पर ये नॉर्मली इनकम इक्वल टू सैलरी प्लस एक्सपेंस, इसी का क्वेश्चन है, बस सीधा आपको परसेंटेज दिया उससे ऊपर नीचे करना और आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने को अगली बार क्या माइंड में रखेंगे, इससे क्वेश्चन लेंदी आ सकता है 4 लाइन का, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, कैलकुलेशन गलत हो सकती है, इसलिए उस टाइम स्किप करके नेक्स्ट टाइम के लिए सोचो, है ना। इजी, सीधा डिवाइड था, इजी। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दोबारा से 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन दे रखा है ना, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं अपने को, ये आसान था। 3,000 से नीचे 12%, ऊपर 18%, ठीक है। 900, तो इसके इतने आप मार्जिन ले रहे हैं 9%, 2500 पे इतना, तो टोटल पे लेके हम लोग इसका डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। बस इसमें रखने की क्या बात थी कि देखो 4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन हो गया तीन, मतलब 30 सेकंड में हो गया, ये मान लो आप, अगर आपको सही से चीज़ें याद हैं। पढ़ने वाला टाइम नहीं काउंट कर रहा हूँ मैं, पढ़ने में समझने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन पार्ट की बोल रहा हूँ, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है एक कमीशन वाला, कि मान लो 10,000 से नीचे 1,000 कमीशन फिक्स है उसका, उसके ऊपर जितना भी करेगा वो उस पर 8% कमीशन। तो ये वाला क्वेश्चन बता, अब ऐसा क्वेश्चन आपको याद करना है, खुद से कोशिश करनी है कि कैसे होता है वो। नोट्स में तो नहीं हो तो उसको नोट डाउन कर लो, और हो तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस, जिससे कि आपका और भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ही हार्ड होते हैं एग्जाम में, वो आप कर लेंगे तो फिर आपका सब ठीक हो जाएगा। देखो रेस, ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन जिसको आता होगा उसने बड़ी आसानी से कर लिया होगा, ठीक है। इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, और मिलाने के बाद ये रेशियो आना है, ठीक है। तो ब्लैंक हो जाएगा, ऊपर रेशियो ऊपर नीचे रेशियो। देखो मेरा टाइम इसमें 31 सेकेंड है, जबकि 72 सेकेंड उस बंदे का है जिसको टॉपर बताया जा रहा है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को पढ़ना और फिर देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। हम्म, यह है, नाव अपनी चलती रहती है। तो नाव से रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन देखा, आपको हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो इसको नोट डाउन कर लो, देख लो कहाँ पे आप फंस गए थे, है ना। ये है एक डीआई वाला क्वेश्चन। इस डीआई वाले क्वेश्चन में पता है आपको, हमेशा देखो इसमें ये लाइन बहुत छोटी छोटी हैं तो ब्लरी सी दिख रही हैं, है ना, और यही चीज़ इसमें देखनी होती है, कितनी लाइन है कितने गैप हैं। अगर 6 लाइन है तो 5 गैप होंगे, 5 गैप में डिवाइड कर देंगे हम 20 को, तो एक गैप 4 का बन जाएगा, बस उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ये बस क्वेश्चन एंड में रखा करो डीआई वाले, ये सिंपल ऐसे ऐसे आएगा था, ठीक है। इंग्लिश की तरफ चलते हैं। देखो इंग्लिश में ये मीनिंग आई थी, स्पेलिंग, तो ये अच्छी स्पेलिंग थी। इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हुए होंगे, माइनस्कुल, ठीक है। ये एक अच्छा क्लोज टेस्ट था, है ना। तो इसमें देखना होता है अपने को कि एक तो ये देखें किस तरह से पैसेज जा रहा है, ठीक है। क्लोज टेस्ट पास्ट में है या पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, क्या कौन सा टेंस चल रहा है, उस हिसाब से वर्ब लगाते हैं। दूसरा, थीम क्या है उसका, ठीक है। अब ये कोई हेल्थ इनिशिएटिव्स जितने भी चल रहे हैं उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो इस वजह से हेल्थ का कुछ है तो उस तरह के वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे, है ना। ऐसे देखना होता है इसको। इसमें कोई आपको नया वर्ड लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे इनकम पास, चीज़ों को मतलब अंदर में रखना अपने। प्रिक्लूड मतलब किसी को हिंडर करना, थोड़ा सा स्लो कर देना उसके प्रोग्रेस को, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है।
तो आप जो भी रखें आपको याद रखनी है चीज़ें। देखो सेशन है, अब इसमें मुझे कुछ नया नहीं लग रहा तो मैं नोट डाउन नहीं करूँगा, आपको लग रहा तो नोट डाउन कर सकते हो आप। या आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा हार्ड लगा तो वहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा ये बात है ना। तो अब थोड़ी देर के लिए हम ऊपर आ जा रहे हैं, ठीक है। बढ़िया लग रहा है ना ऊपर। तो ये वेट, हाँ ठीक है। अच्छा ये भी बात है, कोई नहीं, चलो इसको यार यहाँ ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो ये वाला नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो इसमें मैं कुछ नहीं देखूंगा, सीधा देख लूंगा बस, खत्म, आगे चलूंगा नेक्स्ट। कुछ नहीं, और नॉर्मल नॉर्मल। अभी इन द बन रहा, अगर आपको लग रहा है आपको याद नहीं है तो हम लिख सकते हो इसको, ठीक है। टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग। टिपिकल सिचुएशन बैट द बुलेट मैन्युफैक्चरर। तो ये सारा मतलब इजी था थोड़ा, इस वजह से कुछ। अब देखो इसमें आपको लगा हुआ कि आपको कहीं दिक्कत हुई थी तो आप इसको 2-3 और पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि आपने कहाँ पे दिक्कत की थी, कहाँ पे आप अरेंज नहीं कर पाए थे या कहाँ पे चीज़ों को मिला नहीं पाए थे, है ना। लग्जूरियस, इनिमिकल, बुरा, वैकेंट, पैनासिया, और ये नाइट नाइट, ठीक है। अब चलते हैं जीएस की तरफ। मैं थोड़ा सा थोड़ा खड़ा हो जाऊं क्या, थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूँ भाई लोग, क्योंकि मुझे ना कमर सी में थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरा, है ना। अब दोबारा से देखो पहला क्वेश्चन जीएस में वैसे भी लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है पर्सनल लिबर्टी केस में होती है, तो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी होती है आर्टिकल 21। अब इस कई बार सारे आर्टिकल देख डालो, 20 में क्या होता है, 22 में क्या होता है, डिटेंशन किस में होता है, ठीक है। एक ही वो होता है ना, एक दोस्त के लिए एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा जो भी होता है वो किस आर्टिकल में होता है। आपको नहीं आ रहा तो आप अपने आप से लिखिए, नहीं तो नोट में देख के दोबारा से लिखिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से देख लो एक बार। 21 क्या कहता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन ये होता है फ्रीडम एक्शन एंड एक्सप्रेशन। 20 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, उसमें प्रोटेक्शन मिलती है। 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक। ऐसे देख लो, अभी दोबारा से इसको लिख लो अगर आप भूल गए थे तो। ये अब देखो इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, स्टैटिक का है। आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो, क्योंकि कितने याद रखेंगे, ऐसे ना हो। बस एक बार नज़र आ गया बहुत है। ऐसा यूनिट पता है। अभिनव बिंद्रा ये काम की चीज़ है, करंट का है और आने वाला है कोई है। तो अब देखो ऐसे अभिनव बिंद्रा का पता है अपने को, मैरी कॉम का याद कर लो, कब जीती थी, किस लिए नाम है, साक्षी मलिक किससे रिलेटेड है, पीवी सिंधु किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से ऑब्वियसली। ये एनालिटिक्स वाला है। अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक मुझे आता है तो आप इसको देख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, कुछ एक टॉपिक्स की तरह, है ना। नेट्स क्या होता है देख लो, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, बस का मत, और कुछ नहीं देखना है इसमें। कब होती प्रधानमंत्री आवास योजना, 2015 शुरू हुई थी। नीचे पढ़ लो एक बार, पढ़ो तो, है ना। ये देखो लेबर मूवमेंट कब हुई थी, सर सैयद की थी, 1875 के करीब थी ना, 1875, ठीक है। अब देख लो बाल गंगाधर तिलक को देख के आपको क्या याद आ रहा है, ठीक है। होम रूल लीग याद आ रही है, लाला हरदयाल जी को देख के क्या आ रहा, याद आ रहा। मोहम्मद अली जिन्ना जी को देख के क्या याद आ रहा, ठीक है। नहीं याद आ रहा तो यहाँ पढ़ लो क्या, स्वराज वाला लाला हरदयाल जी, है ना, गदर पार्टी, अली जिन्ना जी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। बस खत्म। वी आर के हु अमंग द फॉलोइंग published an essay on India's national income, तो इसको कौन, VKR राव। बस खत्म, ये नीचे पढ़ डालो, आगे चलो। इससे रिलेटेड आपको कुछ याद आ रहा है, 1934 तो 1924 आपको याद आ रहा होगा क्या हुआ था, ठीक है, इस हिसाब से देख लेना।
ये मेरा गलत हो गया था, तो इसको देखना थोड़ा सा। मुझे लगा ग्रोस वैल्यू एडेड भी आएगी, पर ये नहीं आएगी, डिप्रिसिएशन हट जाएगा बस, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, देवगिरी तो याद कर लो कब हुए थे ये सीन, क्यों हुआ था ये सीन, है ना। इंदिरा का 1327 में ये हुआ, यहाँ पे आया इस हिसाब से। और हाँ, आपके लिए जीएस की वीडियो भी आएगी, टेंशन ना लो, सारे टॉपिक्स की बढ़िया बढ़िया वीडियो आएंगे, है ना। कोडरमा के हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड कहाँ है, मायका, है ना। तो ये मायका की बेल्ट है, ये झारखंड में है। अब देख लो कुछ एक आपको याद हो, जैसे अपनी वो होती है ना अलवर में, और वहाँ पे जो भी हैं खेतड़ी वेतड़ी, उन सबको याद करके आप एक बार अपने दिमाग को रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को, है ना, क्योंकि वो आती रहती हैं फ्रिक्वेंट है। ये डीपीएस भी होता है। अब इससे रिलेटेड आप सारे आर्टिकल याद कर सकते हो, मतलब जो भी आपको याद नहीं आ रहे हो, जैसे कि ये हो गया कि 40, 41, 42 में क्या है, 43 में क्या है ना। नहीं याद आ रहा तो उनको देख लो, है ना। एफ आर में देख लो क्या क्या होता है, एफ डी इसको याद करने की कोशिश करो। ये देखो बनारस से थे, तो बस एक बार देख लो और ख़त्म, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको बहुत कुछ करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, तो इसमें देख लो एफडीआई होती है, कॉमर्शियल बोरिंग भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, पोर्टफोलियो, बट एनआर नहीं होता, नेट रेमिटेंस। अब नीचे देख लो और, है ना, क्या क्या होता है, वेलोसिटी। देखो अब इसमें है ना ये चार चीज़ें, आप चारों को देख लो एक बार, क्योंकि जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है सीधा आप देखो, है ना, कि कंडेंस्ड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, कब इसकी जरूरत होती है, इस हिसाब से। ये कहाँ से था, भरतनाट्यम से, देख के बस खत्म करो, इसमें कुछ नहीं करना। सेंसस, टोटल पॉपुलेशन इंडिया से, तो देख डालो और कितने थे, ठीक है, या ट्राइबल चीज़ें कितनी थी, या किसकी कहाँ थी, देखो ये सारे स्टेट दे रखे हैं, सबको देख डालो। ये ISTP में थी, देन जो भी चीज़ें दे रखी हैं। फर्स्ट टाइटल टू बैग मेडल एट ओलंपिक, तो साक्षी मलिक जी थी, जिन्हें एक मेडल मिला था रेसलिंग में ना, ये बॉक्सिंग से हैं, तो इस हिसाब से मतलब बॉर्मिंगम जो है ये बॉक्सिंग से है, ठीक है। तो देख डालो एक बार। कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू, टोक्यो ओलंपिक 2020, बॉर्मिंगम 2024 टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, है ना। अब मैंने इसको स्किप किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों स्किप किया गया था, क्योंकि ये बहुत आउट ऑफ द बाउंड आया था, है ना। 10% ने किया है, वो भी तुक्के से हुआ है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ने में भलाई थी। तमाम से लो पढ़ लो, बस आगे चलो, इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। अरुणाचल से रिलेटेड और चीज़ें वो याद कर सकते हैं। बी सुब्रमण्यम कमेटी नाबार्ड, 1982। इसके साथ साथ आपको जो भी चीज़ें याद आ पा रही हैं, और भी कमेटी जो होते हैं, केशवान कमेटी, बलवंत राय कमेटी, वो सारी याद करके लिखने की कोशिश करो। नहीं आ रही तो नोट्स देखो। देखो ड्रीम अतुन दिबांगे, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब इससे साथ साथ आप देख लो गंगा की कौन थी, यमुना की कौन थी, एक बार दिमाग में रिकॉल कर लो ऐसे। आ रहा तो सही, नहीं तो नोट्स देखो। एथेन C2H2 F6, ये तो कुछ है। अब देखो करंट का था तो वही में हुआ बस, है ना। तो ऐसे था अपना मुख्य एनालिसिस। अब हम अपने लास्ट पन्ने की तरफ चलते हैं, ये रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, यहाँ, ठीक है। तो इस वीडियो ने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और अब इस वीडियो का लगभग अंतिम समय चल रहा है, तो एंड में हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है सीन, ठीक है। आपको इफेक्टिवली चीज़ों को देखना होता है, ठीक है, कि क्यों स्कोर अपना नहीं बढ़ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है यार। पता नहीं गला कुछ अजीब सा हो गया। स्कोर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो एक्यूरेसी को आप देखिए कहाँ पर आप गलती हो रही थी, वीक टॉपिक्स को देखिए, टाइम मैनेज कीजिए, ठीक है, टाइम में कहीं गलती हो रही है ना, जो भी आपको लग रहा है कि यार यहाँ मैं लेक कर रहा हूँ, उस चीज़ को देखिए, ठीक है। सिंपली मूव देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
थोड़ा देखना पड़ता है कि क्यों चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, टाइम कम पड़ जा रहा है, या वीक टॉपिक्स कुछ ज़्यादा हैं, या एक्यूरेसी कुछ कम हो जा रही है। ठीक है, एंड उसके बाद ये देख लीजिए स्टेप्स को इम्प्रूव कैसे होगा। एंड द एंड सबसे पहले पैटर्न को फॉलो कीजिए, किस पैटर्न में आप बार बार गलती कर जा रहे हो सकता है आप प्रेशर में आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दे रहे हो सकता है जब आप थोड़े एक्साइटमेंट हो जाते हो तो आप क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, है ना। वो पैटर्न देखिए यहाँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सी कॉमन चीज़ है, या कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार गलत हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड बनाइए। ठीक है, कीप डिटेल्ड नोट्स ऑफ एरर कि कहाँ पे कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। आर को हमेशा मैं R/2 तो नहीं कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे कहाँ गलती है। सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट, देखो इम्प्रूवमेंट होने में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने किया और हो गया, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए उसमें, है ना। उसके बाद परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि यार ऐसी कौन सी चीज़ें थी जहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता था, कहाँ पे मैं कम टाइम में चीज़ें करके और अच्छा आउटपुट निकाल सकता था। आ रहा है ना समझ भाई। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी तुम्हारा बना वो करना, और नीचे कमेंट करना कि और कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, डेवलप स्किल्स टू मैनेज टेस्ट टाइम इफेक्ट्स। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, बिना टाइम मैनेज के आप नहीं कर पाओगे, तो आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, है ना, जैसे हम भी टाइम मैनेज कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। आशा है आपसे कि इस वीडियो के बाद आपने जो भी इस वीडियो से सीखा है उसको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका स्कोर आप बहुत अच्छी स्पीड से इस तरह से ले जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, सारे जितने भी टिप्स हैं उनको फॉलो करेंगे और अपने जीवन को एक अच्छे पड़ाव की ओर लेके चलेंगे, जहाँ आपको खुशी, हर्ष और उल्लास मिलेगा। थोड़े बहुत दुख मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, जिससे प्रपोर्शन उनका कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हो कि जिंदगी जीनी है अपने को अच्छे से, पढ़ाई करते रहो, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। कामयाबी के बाद ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी। इसी चीज़ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।